हाँ जी बच्चों, चलो हम अपने आज के 4th लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि मैं हर लेक्चर को कंपनसेट कर पाया। आपके जो 4 दिन गए थे वो 4 दिन बर्बाद नहीं गए, उसको हम कंपनसेट कर पाए। इसीलिए मैं 4 लेक्चर बना रहा हूँ, नहीं तो मैं 4 लेक्चर नहीं बनाता। ठीक है, थोड़ा मुझे भी अजीब लगता है अगर कि बच्चों को कहा गया है तो फिर थोड़ा अभी बीच में ना थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, थोड़ा हो जाता है कभी कभी। लेकिन कोशिश में यही करूंगा कि मैं रेगुलर लेक्चर दूं। नहीं, जब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि परमानेंट दूं, कभी कभी कुछ काम पड़ जाता है अचानक से, भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन इतनी बात याद रखिए कि मैं कंपनसेट करूंगा आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि सर हमारे साथ बेवकूफी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कंपनसेट बिल्कुल किया जाएगा। जहां पर जो बात आपको समझ नहीं आएगी वो बात आपको बिल्कुल समझाई जाएगी। अगर आप पूछेंगे तो आप पूछेंगे ही नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा, है ना। तो वो भी है। और मैं एक चीज और सोच रहा हूँ कि थोड़ा लेक्चर का ड्यूरेशन हम बढ़ाएं अब। ठीक है, अब 50-50 मिनट के लेक्चर बनाएं, क्योंकि कोर्स जो है ना मुझे लग रहा है कि स्लो बहुत हो रहा है। ठीक है, हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस खत्म करते हैं हम, उसके बाद में आपका दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा, दूसरे पेपर को भी कवर करेंगे हल्का सा, क्योंकि अक्टूबर से चांसेस है कि आपका इंस्टीट्यूट खुलेगा। ठीक है, तो सितंबर में थोड़ा बहुत और कवर कर लेंगे तो अच्छा होगा। फिर इंस्टीट्यूट खुल गया तो फिर वहां पे कवर हो जाएंगी चीजें, है ना, क्योंकि सामने पे हो जाती है। फिर भी फोन में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है वीडियो बनाना, वो सब बहुत, पता तुम्हें आसान नहीं है। बहुत सारे 4-4, 5-5, 2-3 तो लाइट लगानी पड़ती हैं, फिर उसके बाद कैमरा सेट करो, बड़ा बवाल है। फिर उसके बाद उसको बेसिकली लेक्चर को अपलोड करो, इतना सर दर्द है, बहुत है। तभी मन नहीं करता कभी कभी बनाने का तो मेरा। ठीक है, पर क्या करें, मेहनत है। तुम बेचारे भी तो पढ़ना है ना, सब देखना पड़ता है, बहुत कष्टकारी है। इतना ही है, उसके बाद नोट्स बनाने, ये बनाना वो बनाना, कम बवाल है क्या? नहीं, चलो क्या कहानी है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के दौरान। ध्यान से सुनना बेटा, समझना थोड़ी मेरी बातों को, ओके। ये समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास एनर्जी का सोर्स था, है ना। एनर्जी का सोर्स हमारे पास क्या था? एनर्जी का सोर्स जो हमारे पास था वो था सनलाइट। तो सनलाइट से जो एनर्जी हमारे पास, ध्यान सुना, सनलाइट से जो एनर्जी हमारे पास आने वाली है, ठीक है, सनलाइट से जो एनर्जी हमारे पास आने वाली है, उस, ध्यान सुनो, ये पता होना चाहिए सारे बच्चों को। ये इस तरह से बेटा, एनर्जी जो आती है ना सनलाइट से, एनर्जी होती है कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म पे। छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स आते हैं सनलाइट। ऐसे समझो कि सनलाइट जो है ना, सूर्य से जो लाइट आ रही है वो बरसात हो रही है, जैसे बरसात की बूंदें नहीं टपकती हैं, ऐसी बूंदें आपका एनर्जी के कुछ पार्टिकल्स उस लाइट में आ रहे हैं, ऐसा समझो। सेम ऐसा ही कहानी है। लाइट तो है, वेव फॉर्म, लाइट आ रही है, लेकिन लाइट में, उस लाइट में क्या है, कुछ एनर्जी के पार्टिकल्स भी हैं। जिन पार्टिकल्स को हम, इन हंसते खेलते पार्टिकल्स को, जिनको आप बहुत हल्के में ले रहे हो, ये हल्के नहीं है, ये हैं, इनको बोलते हैं फोटॉन्स। ठीक है, इस एक आपका पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? एक फोटोन कहते हैं, फोटोन। बस सेम समझ लो, जैसे आपका सनलाइट आ रही है, अभी धूप आ रही है बाहर, तो उस धूप में ऐसे करके ये टपक रहे हैं, जैसे पानी टपकता है ना, पानी की बूंद, एक बूंद टपकी, दूसरी, ऐसे करके गिर रहे हैं। आपका फोटॉन्स है, बहुत एनर्जी है उनके अंदर, पावर है उनके अंदर, एक पर्टिकुलर लाइट एनर्जी है उनके अंदर, फोटॉन्स के अंदर, जिसको हम H न्यूज से दिखाते हैं, पता होगा ना तुम्हें, फोटॉन्स से आते हैं। इतनी बात तो पहली बात बच्चों को पता होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब लाइट में एनर्जी, लाइट में जो एनर्जी होती है वो किसके फॉर्म पे होती है? इन फोटॉन्स के फॉर्म पे एनर्जी होती है लाइट में, बहुत सारी, जिस वेवलेंथ की। देखो अब यहाँ पे एक बात है, अब लाइट की भी अलग अलग वेवलेंथ आती हैं, तो हर वेवलेंथ के साथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ पर्टिकुलर फोटोन आएगा, है ना। तो जिस वेवलेंथ के साथ जो फोटोन आएगा उसकी एनर्जी उससे रिलेट करेगी। जैसे अगर अभी हमने बोला, अब मैंने बोला कि आपका एक 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट सनलाइट से हमारे पास आ रही है, इस वेवलेंथ की लाइट आ रही है 700 नैनोमीटर, तो इसमें जो फोटोन होगा उसकी कुछ एनर्जी होगी अपने पास, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी। सभी फोटोन की एनर्जी बराबर नहीं होती। ऐसे अगर मैंने बोला 400 नैनोमीटर वाला अगर कोई फोटोन हमारे पास वेवलेंथ की लाइट आ रही है 400 नैनोमीटर वाली, तो अभी हमने रिलेशन समझाया था एनर्जी और रिलेशन उसमें, तो उसके पास 400 नैनोमीटर वाली जो बेसिकली आपका लाइट
होगी, वेवलेंथ होगी जिस लाइट की, उसके पास जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जबकि इसकी एनर्जी कम होगी। ये भी बात याद रखनी है आपको, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन। जो वेवलेंथ जितनी बड़ी, उसके पास जो फोटॉन्स होंगे, जो फोटोन एनर्जी के फोटोन होंगे, उनके पास कम एनर्जी है, सुस्ताए हुए फोटोन से। जबकि जिसके पास छोटी वेवलेंथ है, उसके पास जो एनर्जी के फोटोन है वो बड़े एनर्जी के, हाई एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है। ऐसा होना है, ऐसा होता है, ठीक है। आपको ये भी साथ साथ समझना है। तो सनलाइट, इतना समझो, सनलाइट जो हमारे आपका अर्थ पे पड़ रही है, आपका उसमें अलग अलग एनर्जी के फोटॉन्स हैं, जिन फोटॉन्स के अंदर एनर्जी है। ये तुम्हें बात पता होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। अब यही एनर्जी जो है, इसी एनर्जी को हम आपका लाइट एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लाइट एनर्जी या रेडिएशन एनर्जी कहते हैं। और यही एनर्जी है बेटा जिसको हमने किस में बदलना है, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदलना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये लाइट पड़ी हमारा क्लोरोफिल के ऊपर, क्योंकि क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको पता है, जो आपका हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैसे यूज करता है, हमारी कहानी क्या है ना, ये लाइट एनर्जी को कैसे आप क्लोरोफिल यूज कैसे करता है, कैसे क्लोरोफिल आपका क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो है उसको बदलता है केमिकल एनर्जी, वो कहानी है। आपका ये समझना बहुत जरूरी है। तो लाइट एनर्जी थी, एनर्जी समझते हो, कार्य करने की क्षमता जो है, इसमें अंदर कुछ एनर्जी प्रेजेंट। अब ये आपका जो मॉलिक्यूल है, ये क्लोरोफिल से टकराया। ध्यान से सुना, ध्यान से, कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लोरोफिल से क्या हुआ, टकराया। ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। जिस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से ये एनर्जी का जो फोटोन है, वो फोटोन यहाँ पे टकराया, ये समझो। अब बात ये है, इस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में डिफरेंट आपका क्या है, एटम्स हैं। देखो, इसमें हमने हाइड्रोजन देखा था, इसमें हमने नाइट्रोजन देखा था, इसमें हमने ऑक्सीजन देखा था, कार्बन देखा था नहीं देखा था। ये सब बेसिकली इस मॉलिक्यूल को बनाने, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर याद करो। अब थोड़ा सा कहानी और इंटरेस्टिंग लाते हैं। ये इतने सारे केमिकल मॉलिक्यूल से मिलकर के बना, एटम से मिलकर बना है। और हर एक, ध्यान से सुनो, हर एक एटम जो है, ध्यान से सुनो, अब है कहानी मेन। हर एक जो एटम है, वो एटम्स जो होता है उसमें आपका क्या प्रेजेंट होते हैं, आपका हर एक एटम में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एटम का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हर एक एटम में। क्या बोला मैंने, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल इतने सारे डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है। अब हर एक जो इसमें से एटम है, उस एटम के पास अलग अलग एनर्जी के, या ऐसे समझो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतनी बात सारे बच्चों को पता होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव क्यों कहते हैं, प्रोटॉन को पॉजिटिव, ये कहानी बिल्कुल अलग है। वो चार्ज की कहानी, वो चार्ज में आप लोग पढ़ो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, वो उतने डीप में नहीं समझा। जितना आपको आता है वो उतना मैं बात करूं। मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा तुम्हारा दिमाग भी कंफ्यूज हो जाएगा आपका। और थोड़ा जैसे है ना, इलेक्ट्रॉन को बोला कि नेगेटिव चार्ज है, क्या मतलब इसका, नेगेटिव चार्ज है कहने का मतलब नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव कैसा चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज किसको कहोगे, नेगेटिव किसको कहोगे, कुछ आइडिया है ऐसा, कभी आया दिमाग में आपके, नेगेटिव क्या होता है, मतलब कैसे कह रहे हैं इसको नेगेटिव, क्या है वो, नेगेटिव है क्या, इसको नेगेटिव कहां से दिया, नेगेटिव का मतलब क्या होता है। ये थोड़ी समझने वाली बात है, पर इतना डीप में तुम्हें नहीं ले जाने वाला, ठीक है। वो तुम्हारे केमिस्ट्री की टीचर पढ़ाएंगे तुम्हें, तब चार्ज पढ़ाएंगे, फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे। मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरा जितना कॉन्सेप्ट आता है मैं उतना ही तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला था ना, उतनी केमिस्ट्री मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, मुझे आती भी नहीं है केमिस्ट्री, उतनी ही पढ़ाऊंगा जितनी तुम्हारे काम की है। लेकिन तुम्हें पता सच में होना चाहिए कि नेगेटिव का मतलब क्या है। भैया एक इलेक्ट्रॉन बोला हमने, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या है इसका, कोई मीनिंग होता होगा। तुमने पढ़ दिया चार्ज आपका दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, नेगेटिव का मतलब है क्या, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये पता होना जरूरी है। चलो ये बात की बात है, हर एक एटम के पास, जो क्लोरोफिल में हर एक एटम है उसके पास आपका नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, इतनी बात याद रखिए, ध्यान से। यहाँ पर तो ये केमिस्ट्री तभी तुम्हें नहीं आती है। हर एक एटम के पास, एक आपका एटम के पास नेगेटिवली चार्ज क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं।
अब ये इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं? एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। किसी भी एटम का अगर स्ट्रक्चर आप बनाओ तो उस एटम के आपका सेंटर में एक डेंस बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। कहते हैं न्यूक्लियस में हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, ऐसा बोलते हैं। अब इस आपका इस न्यूक्लियस के चारों ओर जिसमें प्रोटॉन है उसके चारों ओर कुछ स्पेसिफिक आपका ऑर्बिट्स होते हैं, आपको पता होगा, ऐसे बनाते हो गया ऐसे, है ना। इस न्यूक्लियस के चारों ओर पर्टिकुलर टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसा पढ़ा होगा, सेल कहते हो जिनको। और इन सेल्स में अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन से ही घूमते हैं, ऐसा पता होगा तुम्हें ना। आपका अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन सेल्स में होते हैं, ऐसा भी तो पढ़ा ही होगा। अब क्या है वो तुम जानो ना, तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी है मुझसे, तुम्हें पता होना चाहिए, बी केमिस्ट्री थोड़ी ना बताऊंगा मैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इस सेल में है, ये इलेक्ट्रॉन इस सेल में, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, कोई भी एटम जो होता है पर आपका जो परमाणु होता है उस परमाणु का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, डेंस बॉडी बनाते हैं जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस नाभिक की जो एक कंडेंस बॉडी है इसके चारों ओर कुछ पर्टिकुलर सेल्स में ऑर्बिट जिनको कहते हैं कि इमेजिनेटरी है वो, उसमें घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ऐसा पढ़ा है तुमने। जैसे कि सूर्य और हमारी अर्थ का या सौर मंडल का है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन इनमें घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बीच में ऐसा आपका ठोस बॉडी होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में अलग अलग बेसिकली सेल होते हैं, हर एक सेल की एनर्जी अलग अलग होती है। इस सेल की एनर्जी, इस सेल की एनर्जी, जितना नाभिक से दूरी बढ़ेगी उस हिसाब से हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी होती है। जो सबसे दूर होगा उसकी अपनी, उसमें कुछ अमाउंट इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होती है, ठीक है आपका। तो इसमें भी अपनी एक एनर्जी होगी, इसमें भी अपनी क्या होगी, एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन है ये जो मैंने ब्लैक से बना रखे हैं, तो सभी का ऐसा ही है कहानी। एक पर्टिकुलर सेल में आपका ये लोअर सेल है, इसमें लोअर एनर्जी होगी, जितना दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ये हायर सेल है, ठीक है, ऐसे समझो। ये हायर सेल मतलब जिसमें ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है। ये लोअर सेल मतलब जिसमें लो एनर्जी की, यानी कि वो नाभिक के पास होंगे, लो एनर्जी वाले नाभिक के ज्यादा पास होंगे, हाई एनर्जी वाले नाभिक से दूर वाले सेल में प्रेजेंट होंगे। अब इनमें इन इलेक्ट्रॉन में कम एनर्जी थी तो इनको ये नाभिक के करीब वाले सेल में आए ताकि स्टेबिलिटी मिले इनको। जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस सेल में अगर है ना बेटा, वो इसलिए है क्योंकि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा स्टेबिलिटी दिखाता है। इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जिसकी कम एनर्जी होगी नाभिक के उतना करीब सेल में होगा, जिसकी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतने दूर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे ये है, ये बहुत आपका क्या कहते हैं, आपका जैसे होता है ना क्लास में भी देखो ना तुम, क्लास जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं तो जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वो टीचर के इंटरेक्शन में होते हैं, नजदीक होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको वहां पर ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छी से चीजें समझने की कोशिश करते हैं, स्टेबिलिटी मिलती है। और जो सबसे खतरनाक होते हैं टीचर से, जिनकी बनती नहीं है, बहुत एनर्जी वाले होते हैं ना, मतलब इधर भी उधर भी, इसको भी पकड़ो उसको भी मारो, ये करो, वो सबसे दूर वाले जगह बैठे, टीचर से नजरों से छुप के दूर बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको वहां पर कंफर्ट मिलता है, वो वहां पर स्टेबल है। और अच्छे वाले बच्चे पास में आके स्टेबल है। सेम ऐसा कुछ एनालॉजी है, ऐसा कुछ यहाँ पर भी है। नाभिक के करीब वो वाला इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी कम है, क्योंकि वहां पर उसको अच्छा स्टेबिलिटी मिल रहा है। तो जितनी दूर जाएंगे उस सेलों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते, और सेल बढ़ते जाते हैं। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, आपका LMNS ऐसे करके पढ़ा होगा ना, KLMNS ऐसे करके डिस्कस किया। तो यहाँ पर आपका अगर देख पा रहे हो आप, तो अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपका देखो जहां पर ये देखो, अब सुनना, अब है कहानी। जिस जगह, जिस सेल पे ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल है ना बेटा, ध्यान सुनो, जिस सेल पे ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, ये वाला अंदर वाले सेल पे ये वाला इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, बाहर वाले सेल पे, चलो इसको ऐसे बना देते हैं समझने के लिए आपका, ये यहाँ पे स्टेबल है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये बाहर वाले में जो है वो बाहर वाली जगह पे स्टेबल है, ठीक है आपका।
तो जितनी दूरी बढ़ेगी उतना स्टेबिलिटी, वो अपनी स्टेबिलिटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अरेंज हैं एक एटम के चारों ओर। एटम के सेल में अरेंज है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है क्योंकि प्रोटॉन कहीं नहीं जाने वाला, इलेक्ट्रॉन को ही जाना है जहां भी जाना है। अब देखो ध्यान से सुनो, तो ये यहाँ पे स्टेबल है और ये इधर पे स्टेबल है। तो जिस सेल में ना बेटा, अब सुनना बात, जिस सेल में जो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली स्टेबल रूप से प्रेजेंट होता है उसको उसकी ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट ये वाला सेल, इसको सेल नंबर 1 दे देते हैं, सेल नंबर 1 है माना समझने के लिए। और इस वाले इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट आपका सेल नंबर 2 होगा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल है और ये वाला इधर पे सबसे ज्यादा स्टेबल है। जितनी इसकी एनर्जी थी उस हिसाब से उसको इस सेल में रहने का मौका मिला क्योंकि यहाँ पर वो आपका स्टेबिलिटी रह पा रहा था, आसानी से रह पा रहा था। तो उसको हम उस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। मतलब ये समझो जिस अवस्था में कोई शांत है, आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसका कोई उसको प्रेशर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, वो अवस्था उसकी ग्राउंड स्टेट है। जैसे कि आप घर में बैठे हो, आपको कोई काम का स्ट्रेस नहीं है, कोई चीज नहीं, आप आराम से बैठे हो, वो ग्राउंड स्टेट है। लेकिन अब गड़बड़ होती है। अब ये फोटोन भैया जो बरसात हो रही है फोटॉन्स की, ये फोटोन इस तरह से बेसिकली क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो था, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, इतने सारे जो एटम्स प्रेजेंट हैं, इन सारे के सारे एटम्स, ध्यान सुना, इन सारे के सारे जो एटम है सबके पास ऐसा ही है, सबके पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, सबको पता है, अलग अलग सेल में भी होते हैं, ये भी पढ़ा है तुमने। तो माना कि किसी से टकरा गया ये फोटोन आकर के इससे टकरा गया। देखो ऐसे होता है, रेंडमली टकराता है। टकराना ऐसा नहीं कि अंदर वाले से बाहर वाले से भी टकरा, किसी से भी टकरा सकता है, वो डिपेंड हो रहा है। बरसात की बूंदें कहीं पर भी पड़ सकती हैं, किसी पे भी। आपका ऐसी लीफ है, लीफ में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में डिफरेंट आपका मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, किसी के सेल के इलेक्ट्रॉन से आकर के फोटोन टकरा गया, खट, क्या होगा? फोटोन के पास क्या थी? एनर्जी। क्या थी फोटोन के पास? एनर्जी थी। तो जब इसके टकराएगा फोटोन, इस इलेक्ट्रॉन से जब टकराएगा तो अपनी एनर्जी इसको दे देगा। जब एनर्जी मिलेगी कुछ तो गड़बड़ होगी। तो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन अभी तक प्रेजेंट था, जहां पर वो सबसे ज्यादा स्टेबल था, उसको जिसकी जितनी उसकी एनर्जी थी उस हिसाब से वो न्यूक्लियस से दूरी बनाए था, उस हिसाब से अपनी एक पर्टिकुलर सेल में था जिसको उसकी ग्राउंड स्टेट कहा गया। अब कोई जब फोटोन इससे गलती से टकराया तो टकराने से फोटोन ने अपनी एनर्जी इसको दे दी। अब ध्यान से सुनना, अब इस एनर्जी को जो इसने ली है, जो एनर्जी इसने ली है, अब इस इलेक्ट्रॉन ने अपने ग्राउंड स्टेट में, तो इस एनर्जी, फोटोन से एनर्जी मिलने से ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुना, फोटोन से जब ये एनर्जी इसको मिली तो तब इसकी एनर्जी बढ़ गई, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई। पहले जितनी उसकी एनर्जी थी उससे ज्यादा बढ़ गई, और पहले जिस अवस्था ग्राउंड स्टेज में जो था, जिस सेल में वो था, उसकी ग्राउंड स्टेट थी, वहां पर उतनी ही एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उसको स्टेबल था। अब जब इसकी एनर्जी बढ़ी ना बेटा, तो इसको अब क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस के करीब आना चाहिए, न्यूक्लियस से दूर वाले सेल में जाना चाहिए, ये बताना है एनर्जी बढ़ने से। ठीक है, तो करीब तो आ नहीं सकता क्योंकि जितनी पहली उसकी एनर्जी थी, ठीक है, आपका जितनी पहली, ऐसे समझो, माना उसका पहले एनर्जी 10 जूल की एनर्जी उसके पास थी नॉर्मल, जब वो इस वाली सेल में, सेल नंबर 1 में प्रेजेंट था, उसकी ग्राउंड स्टेट के लिए ठीक था। जब फोटोन उससे टकरा है, उसकी एनर्जी हो गई माना आपका 100 जूल हो गई। ठीक है, आपका 100 जूल होगी, जो कि माना ये कि बाहर वाले सेल की एनर्जी थी। ठीक है, आपका बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की नॉर्मल एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 100 जूल है, तो इतनी बढ़ गई फोटोन के टकराने से। तो क्या अभी इधर पे अपनी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गई जब एनर्जी, वहां पर रह पाएगा क्या? चांस ही नहीं है। कैसे रहेगा वहां पर? तो स्टेबिलिटी के लिए इतनी जूल एनर्जी थी जो कि उसके पास पहले थी, फोटोन के टकराने से उसकी एनर्जी बढ़ गई। अंदर तो नहीं जाएगा, अंदर को जाएगा तो ज्यादा एनर्जी कम होती, कम एनर्जी में स्टेबिलिटी के लिए अंदर जाएगा। अब ये क्या करेगा? ध्यान सुनना, ऐसे में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने आपका जो हायर एनर्जी का जो सेल होता है ना, वहां चले जाता है। क्यों? स्टेबिलिटी पाने के लिए ना। आपका एनर्जी बढ़ गई, तोड़ो अपना बंधन और आपका कहां चले जाओ,
हायर सेल वाले में चले। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि सेल नंबर 1 में था, उसके लिए आपका एनर्जी पाने के बाद इस बाहर वाले सेल में चले जाना, जो एनर्जी उसने पाई उसकी वजह से वो एनर्जी लेकर के बाहर वाले सेल में चले जाना, जो कि उसका नॉर्मल सेल है नहीं, नॉर्मल सेल उसका ये था। तो इस सेल को उसका एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। जो आप एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट कहते हो वो यही है आपका, जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नॉर्मल था, नॉर्मल एनर्जी थी, स्टेबल था जिस सेल में, वो उसकी ग्राउंड स्टेट। पर जब उसको हमने कोई एनर्जी दी, जैसी भी दी, हीट करके दी, कैसे भी दी, केमिकल रिएक्शन से, यहाँ पर फोटॉन से एनर्जी मिली, तो एनर्जी अब इस सेल में रहने के लिए स्टेबल नहीं है। ठीक है, आपका इस सेल में अब वो नहीं रह सकता इस एनर्जी के साथ, उसकी एनर्जी बढ़ गई है, तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसको हायर सेल्स में ऐसे सेल्स में जाना पड़ेगा जहां पर आपका 100 किलो जूल माना, 100 किलो जूल की एनर्जी आपका सेल वाले इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर चले जाएगा वो। लेकिन क्या एक्चुअल में वो उसका सेल था? नहीं था। तो वो उसका एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। तब कहते हो ना, आप ऐसा बनाते हो, आप कहते हो ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी आपका इलेक्ट्रॉन की, इसमें कोई एनर्जी इसको मिली तो एक्साइटेड हो गया, अपनी दूसरे स्टेट में चले गया, एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब ये था बच्चे, वो अंदर वाले सेल में से बाहर वाले सेल में चले गया। लेकिन बेटा क्या इसकी ये एनर्जी जो इसने ली है आपका, ये अपनी स्टेबिलिटी को आपका क्यों गया बाहर? ताकि स्टेबल रहे, इस सेल में स्टेबल रहे, क्योंकि इस ये वाला जो सेल है इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकता है। लेकिन इसका प्राकृतिक नेचर ऐसा, नेचुरल थोड़ी ना ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है। तो ये क्या करता है, जाता है फट्टे से यहां गया, इस तरह से जाता है, लेकिन आपका जो एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी है ना, उस एनर्जी के साथ ही लॉन्ग टाइम तक यहां नहीं रह पाता है। वो उस जितनी अमाउंट ऑफ, देखो यहां से 10 इसकी एनर्जी थी, 100 हो रखी है, तो 90 जूल इसने एनर्जी, फोटोन से इसको 90 जूल मिली, तब जाके ये आपका 100 हुई, तब जाके यहां से यहां गया। अब ये क्या करेगा, ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहता यहाँ पर आपका कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो आपका इस सेल से बाहर जाएगा तो वहां पर भी फिजिकल एक्टिविटी करेगा, उस एक्टिविटी के दौरान उसकी एनर्जी लॉस्ट होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बहुत ही कम सेकंड में, 10 की पावर -8 या 10 की पावर -9 सेकंड क्या होता है भाई, एक सेकंड कितना होता है जानते होगे, उसका आपका 900वां पार्ट बना लो, 900 या 800 जो छोटा सा सेकंड, मिली सेकंड बचेगा, उसको बोल रहे हैं। उतने सेकंड में ही वो आपका फिर से आपका अपने इस स्टेट में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में, कहते हो ना एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ गया। लेकिन यहां से जहां पर उसकी एनर्जी 100 जूल थी, उसको अगर इस 10 जूल वाले लेवल पे आना है तो उसको 90 जूल एनर्जी फेंकनी पड़ेगी अपनी, बाहर फेंको एनर्जी को, 90 जूल को रिलीज करो, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? तो वो क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं स्टेबल, आपका थोड़ी देर के लिए आपका रहता है, जाता है, और बेसिकली तुम कहोगे परमानेंटली क्यों नहीं रहता है, क्योंकि उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन है, उस सेल में भी पर्टिकुलर उसकी भी क्षमता है, आपका उस सेल की भी क्षमता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों के साथ इंट्रैक्शन होगा, नेगेटिव इंट्रैक्शन, तो उसकी वजह से भी आपका वो अपने नॉर्मल सेल में नहीं रह पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्टर्बेंस एटम में हो जाने से बेटा एटम में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, वहां पर भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पड़ा होगा, अपनी कॉन्फ़िगरेशन, वो उसकी वजह से डिस्टरबेंस आएगा, तो फिर से एटम अपना जैसा बनाना चाहेगा उसको, जैसा पहले था। तो ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर गया था कुछ सेकंड के लिए रहता है, उसके बाद ये नीचे आता है, तो नीचे आने के लिए इसको इतनी एनर्जी को कम करना पड़ेगा, और इस एनर्जी को ये कम करता है या तो हीट के फॉर्म पे, हीट निकाल लेता है इतनी जूल की, या फिर लाइट निकाल लेता है। अब आई कहानी लाइट की, ये फ्लोरोसेंस कहते हो ना आप, जब किसी केमिकल में हम किसी आपका केमिकल है उसमें आपका लाइट डालते हैं, तो लाइट डालने से वो एक कलर इमिट करता है, पढ़ा होगा आपने, फ्लोरिसेंस कहते हैं जिसको। जैसे मैं बताता हूँ, रॉकेट जलाते दिवाली में, रॉकेट हमने आग लगाई, इसको आग लगाई, एनर्जी दी, कुछ एनर्जी के इलेक्ट्रॉन थे उसमें, ठीक है, वो रॉकेट उड़ा और फटा, ऐसे करके फटा, ठीक है। तो फटने से बेसिकली कलर, अलग अलग कलर उड़ते हैं उसमें। वो कलर उड़ते कैसे, वो अलग अलग कलर कहां से आते हैं, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन जला था, उसने एनर्जी गेन किया था। अब रॉकेट का ऊपर जाना एक्साइटेड स्टेट नहीं, ऐसा मत समझना, वो एटमों के बीच में ही कहानी है। जब वो फटता है ना, तो फटते टाइम पे बेसिकली वो ये एनर्जी लॉस कर रहा है,
ये एनर्जी लॉस करने का या तो हीट गर्मी के फॉर्म पे करेगा या लाइट की। तो जिस रेंज की लाइट होगी, अब लाइट तुम्हें कोई ब्लू दिखता है, कभी येलो दिखता है, कभी रेड दिखता है, उस रेंज की एनर्जी की वेवलेंथ की लाइट को, उतनी वेवलेंथ की एनर्जी को रिलीज करने वाला है, तब जाके तुम्हें वो लाइट के फॉर्म पे बेसिकली दिखता है, वो चमकता हुआ दिखता है। ठीक है, वो फ्लोरिसेंस की कहानी या तो हीट के फॉर्म पे दिखता है। ऐसा नॉर्मल होता है बेटा, नॉर्मली ऐसा होता है। तो यहां पर लाइट एनर्जी ऐसे पढ़ने के बाद कोई भी एनर्जी या एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चले जाता है, और इसी इलेक्ट्रॉन की पूरी कहानी हमारे पास है। अब क्लोरोफिल के पास ऐसा क्या सिस्टम है कि ये देखो, मैं इसलिए कह रहा था ना पूरी कहानी इलेक्ट्रॉन की, यही इलेक्ट्रॉन से आपका जो एनर्जी लिए, देखो फोटोन ने एनर्जी किसको दी, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी गेन कर रखी है। अब ये एनर्जी अगर हमारे काम आ जाए ना, हमारा काम बन जाएगा फोटोसिंथेसिस का। तो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है, एनर्जी कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन ले तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर उसको लॉस कर देता है हीट के फॉर्म पे या लाइट के फॉर्म पे, फिर से अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। लेकिन क्लोरोफिल में ऐसा नहीं होता। क्या होता है क्लोरोफिल में, सुनो, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल बड़ा गजब होता है। उसमें जब फोटोन पड़ता है आपका, ये देखो फोटोन यहां से आपका पड़ा, लाइट आपका इलेक्ट्रॉन से टकराया, इसके जो मॉलिक्यूल थे, उसके बाद ये एक्साइटेड स्टेट में गया। ध्यान से सुनो, एक्साइटेड स्टेट में गया, अब उसके पास क्या है, कुछ एनर्जी है, ये एनर्जी पड़ी है उसके पास। अब उस एनर्जी को वो एक ही बार में धीरे से, आपका एक बार में ऐसे करोगे ना, एक बार में सीधे ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एनर्जी पूरी की पूरी लॉस हो जाएगी, काम नहीं होगा उससे। लेकिन क्लोरोफिल में ऐसा नहीं होता। क्लोरोफिल में क्या होता है, जो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करके यहाँ गया हुआ है ना, ये अपनी इसके बीच बीच में जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी, ये इसको क्या करते हैं, ऐसे नहीं डालते नीचे, ये एकदम ही इसको बेसिकली ग्राउंड स्टेट में नहीं लेके आते इलेक्ट्रॉन को, ये ग्राउंड स्टेट में इसको आने ही नहीं देते इस इलेक्ट्रॉन को। वो क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी छुपी है ना, उसको ग्राउंड स्टेट में नहीं लाएंगे हम, ये कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे लाएंगे भी, तो धीरे धीरे स्टेप वाइज लाएंगे। जैसे माना, अगर ये देखो यहां से, ये ध्यान से समझना, इधर पे समझ लेते, ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, आपने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, एक ही बार में अगर इलेक्ट्रॉन एक ही बार में इस तरह से जंप करेगा तो सारी एनर्जी इसे लॉस कर देगा, उस एनर्जी का कुछ यूज नहीं होगा। लेकिन क्लोरोफिल में ऐसा सिस्टम बना होता है, पढ़ेंगे हम इसमें, कि ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे मत भेजो भैया, इलेक्ट्रॉन को ऐसे भेजो एक स्टेप में, एक से पहले दूसरे के पास भेजो, दूसरे से भी तीसरे के पास भेजो, तीसरे से चौथे, धीरे धीरे लेके आओ इलेक्ट्रॉन को, और फिर जाके ग्राउंड में दो। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर यूज होगी, निकालेगा, उस एनर्जी का यूज कर लेते हैं क्लोरोफिल में, वहां पर यूज कर लेंगे उसको लाइट के फॉर्म पे नहीं निकालते वो, ना ही उसको हीट के फॉर्म पे, उस एनर्जी को वो यूज करते हैं अपने काम के लिए। ऐसे यहाँ से यहाँ लेकर आएगा तब भी यूज करेगा, यहाँ से यहाँ लेकर आएगा तब भी यूज करेगा। ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन में है ना, अब ध्यान से सुनो, ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन में आई ना, इस एनर्जी का यूज एक्चुअल में क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल क्यों करता है, वो एटीपी बनाने के लिए कर देता है, या NADPH बनाने के लिए कर देता है। वो जो एनर्जी हम निकाल लेते थे लाइट के फॉर्म पे, या फिर हम जिसको आपका हीट के फॉर्म पे, यहाँ पर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में ऐसा अरेंजमेंट किया गया है आपका पिगमेंट्स का या केमिकल्स का, कि भैया उस इलेक्ट्रॉन को, हम जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली ना फोटोन से टकराने के बाद, एक्साइटेड स्टेट में आया है एनर्जी लेकर के, उसकी एनर्जी को बर्बाद मत जाने दो, उसकी एनर्जी का यूज करके हम क्या करेंगे, एटीपी बनाएंगे। ऐसा सिस्टम रहता है क्लोरोफिल के अंदर, इसीलिए तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में फोटोसिंथेसिस होती है, अदर में नहीं होती। लाइट कहाँ नहीं पड़ती, हमारी बॉडी में भी पड़ती है, हर जगह पड़ती है, लेकिन वहां पर उन जगहों पर क्या होता है, लाइट ऐसा हो जाता है, लाइट सीधे इलेक्ट्रॉन एक्साइड हुआ, सीधे एनर्जी को या तो हीट के फॉर्म पे डाल दो या फिर लाइट के फॉर्म पे उड़ा डालो, वो एनर्जी का काम ही नहीं हुआ। लेकिन क्लोरोफिल में ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता। क्लोरोफिल क्या करता है, जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने ली है, इसकी एनर्जी जो है ना, इसको व्यर्थ मत जाने दो, इसको ना हीट बनाएंगे ना लाइट बनाएंगे, हम इसका क्या करेंगे, इसकी एनर्जी को लेंगे, धीरे धीरे इसको नीचे डालेंगे, जितनी एनर्जी निकलते जाएगी उस एनर्जी से हम एटीपी बनाएंगे और NADPH बनाएंगे। इसीलिए याद करो, लाइट रिएक्शन जब होती थी, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता था, एटीपी और NADPH। वाटर को तोड़ के वहां पर बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फिर बोला था बेटा ये इलेक्ट्रॉन है जो सब करेंगे,
तो उस इलेक्ट्रॉन की, अभी तुम्हें इतनी बात समझ आई ना, इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी का यूज यहाँ पर किया जा रहा है। पर क्लोरोफिल में ऐसा होता है, अदर जगह पे ऐसा नहीं होता। अदर जगह पे या तो तुम्हें लाइट इमिट करते हुए दिखेगी या हीट इमिट करते हुए दिख जाएगी, ठीक है। लेकिन क्लोरोफिल का कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है, मॉलिक्यूल ही कुछ ऐसा है, फोटो सिस्टम ही कुछ ऐसे अरेंजमेंट किया गया है उसमें चीजों का, इस तरह से अरेंज है कि वो इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी फोटोन से आई उसको यूज करेंगे। उस केमिकल, देखो एनर्जी थी क्या आपका रेडिएशन के फॉर्म पे, जो फोटोन ने इसको दी, फोटोन ने एनर्जी देके इसकी ये 90 किलो जूल एनर्जी बाहर ले गया। अब ये 90 किलो जूल को क्या करेगा पता है, ये खर्च नहीं करने देंगे, वो क्या करेंगे, फोटो सिस्टम में इस 90 जूल को ले लेंगे, आपका इलेक्ट्रॉन को 10 वाली उसकी लौटा देंगे, इलेक्ट्रॉन को सही सलामत पहुंचा देंगे ग्राउंड स्टेट में। जो बीच में एनर्जी खर्च करता है इलेक्ट्रॉन, उस एनर्जी को ले लेंगे। कौन सी थी, जो रेडिएशन एनर्जी थी, लाइट एनर्जी थी, उसको ले लेंगे यहाँ से, और उस एनर्जी का यूज करके वो बनाएंगे एटीपी और NADPH। कैसे बनाएंगे वो तो हम वहां पर पढ़ेंगे कहानी ना, वहां पर डिस्कस करेंगे इसको कि करते कैसे, मतलब इस लाइट एनर्जी का यूज हो कैसे रहा है, वो हम वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। जब पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये आपका जो टॉपिक था ना, ये टॉपिक था एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल बाय लाइट। एक्साइटेशन, कैसे आपका क्लोरोफिल का एक्साइटेशन होता है लाइट के द्वारा, और कैसे यूज करता है वो एनर्जी को। इसको कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपका एक बुक से एक छोटा सा नोट इसके लिए आपको दे दूंगा ताकि ये बात आपका समझ आए। अब इसमें दो चीजें और हैं, एक आपका जिसको हम बेसिकली बोलते हैं बेटा फोटोल्यूमिनेसेंस। फोटोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसके बाद जो एनर्जी, इसके बाद जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी को लौटाता है, ये आपका इल्यूमिनेट करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। हीट के फॉर्म पे करे या लाइट के फॉर्म पे करे तो कुछ प्रॉपर्टी उस टाइम पे दिखाई देती है, उसको फोटो इल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इल्यूमिनेसेंस, उसके अंदर फ्लोरिसेंस आता है आपका एक टर्म, और दूसरा फॉस्फोरिसेंस आता है। वो दोनों आपके काम के हैं, केमिस्ट्री में कभी पढ़ोगे आपका, तो उतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा आपको, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्या चाहिए था, हमें ये समझने की कोशिश करनी थी कि फोटोन से जो एनर्जी आती है, क्लोरोफिल इसका इस एनर्जी से आपका यूज कैसे करता है, क्या करता क्या है इस एनर्जी को, कैसे लाइट को केमिकल में बदल देता है, आपका कहाँ होती है एनर्जी, क्या होती है एनर्जी, उसकी कहानी जाननी थी, जो कि हम हल्का फुल्का आपका देख पाए। अब हम अपने बिल्कुल सपाट टॉपिक्स में चलेंगे, एक भी जगह बाहर ऐसे बाहर नहीं जाएंगे जैसे यहाँ पर गए ना 2-4 चीजों के लिए, अब नहीं जाएंगे। अब तुम इन लेक्चर को बार बार रिकैप करना और दोबारा से समझना, ठीक है। एक बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, ठीक है बेटा। इस चीज को और अच्छा बनाया जा सकता है, और अच्छी तरह पढ़ा जा सकता है। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो ना, ये कहानी आप बहुत अच्छी से समझ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मुझे आती नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा सकता, ठीक है बेटा। चलो, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर खत्म। तो मैंने अपना टास्क पूरा किया, मैंने एक दिन में 4 लेक्चर आपके लिए बना दिए, आपको 4 के 4 लेक्चर मिल जाएंगे। अब आपकी मर्जी कब देखना चाहो, अगर देख लोगे तो आगे के टॉपिक समझ आएंगे, नहीं देखोगे तो नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है आपका। तो हम अब आपको कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ विद न्यू टॉपिक, मतलब होगा ही फोटोसिंथेसिस का, कहानी स्टार्ट करेंगे आप पूरी की पूरी, ठीक है। तो मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है।